नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, आज हम इस पुस्तक का रिव्यू कर रहे हैं जिसका नाम है विश्व इतिहास। और इसके संकलनकर्ता जो हैं वो सुमित जोशी सर हैं, जो कि प्राध्यापक के पद पर राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के अंदर कार्यरत हैं। और इन्होंने इससे पहले एक प्राचीन भारत की, जो आप जिन्हें मूल किताबें कहते हैं, उन किताबों के बेस्ड पर जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं उनके बेस पर एक तो इन्होंने प्राचीन भारत का इतिहास, और ये अब इनका दूसरा जो संस्करण एक अलग किताब के रूप में आया है, यह है विश्व इतिहास का। और ये भी जो है ये कक्षा 11 की एनसीईआरटी, फिर 12 की एनसीईआरटी और मूल किताबों से लिया गया है। आप अगर मूल किताबों के हिसाब से पढ़ना चाहें तो इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं साथियों। इसी के साथ साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए। इसको आप देख सकते हैं, अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। और हमारे द्वारा बहुत सारे रिव्यू करे गए हैं जिनसे आपको पुस्तकों के चयन में आसानी होगी। और जिन्हें आप मूल किताबें कह रहे हैं साथियों, उन पुस्तकों का रिव्यू हमने 1 साल पहले ही कर दिया था। तो अब जो बहुत सारे लोग उठ उठ कर आए हैं वो कह रहे हैं कि ये वाली मूल किताबें पढ़िए, ये वाली मूल किताबें पढ़िए। हमने लगभग 1 साल पहले आप अगर देखेंगे तो हमारी जो शुरुआत है वो मूल किताब से ही हुई है। हुकमचंद जैन राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास, राजस्थान की संस्कृति और इतिहास के नाम से पुस्तक है, उसका रिव्यू हमने पहले दिन किया था। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप चेक कीजिएगा कि हमने कितनी सारी मूल किताबों का रिव्यू किया है। आगे भी हम बहुत सारी पुस्तकों का रिव्यू करने वाले हैं। इसी के साथ साथियों, इस पुस्तक को हम शुरू करते हैं। अब मैं आपको इसको इंडेक्स दिखाता हूँ, इस पुस्तक में क्या क्या है। अब आप पहले तो ये देखिए साथियों कि संदर्भ ग्रंथ कौन कौन से हैं इस पुस्तक के। संदर्भ ग्रंथ में देखें तो समकालीन विश्व इतिहास, अर्जुन इंदिरा देव, आप इनसे परिचित हैं। अर्जुन देव जो है कक्षा 12 के इतिहास की पुस्तक है। फिर भारत और समकालीन विश्व, नीलांतरी भट्टाचार्य। उसके बाद भारत और समकालीन विश्व, हरि वासुदेवन, जो भाग 2 है कक्षा 10 के लिए। फिर विश्व इतिहास राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, VS भार्गव, एक पुस्तक है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित होती है, विश्व इतिहास की, VS भार्गव की, उनका भी इन्होंने साथ में इस पुस्तक में लिया है। इस हिसाब से साथियों अगर देखें तो मूल किताब न पढ़कर आप इन किताबों को पढ़कर भी कार्य चला सकते हैं। और एक साथियों, इस पुस्तक की खास बात यह है कि आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा कि इस पुस्तक में अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर AP का पेपर हुआ है, इस पुस्तक में से 50 जो क्वेश्चन आए थे उसमें से 31 क्वेश्चन इस अकेली बुक से आए हैं। और प्रमाण के साथ हमने थंबनेल पे लगाए हैं, सर से हमारी बात हुई थी। और संकलनकर्ता में साथियों आप देखेंगे तो इस पुस्तक में हमने भी सहयोग किया है। आप देख सकते हैं कि जो संकलन करता है उसमें हम भी हैं, मदन लाल गेधर, रवि बोहरा, वीर सिंह शेखावत, सतपाल शर्मा, गोपाल चंद शर्मा और प्रवीण कुमार सोलंकी, जो मैं हूं। इसी के साथ साथियों आप इसमें देखिए कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और आपके ये पुस्तक क्या क्या काम आएगी। अब आप देखें साथियों, NCERT विश्व इतिहास कक्षा 12 समकालीन विश्व इतिहास, इंदिरा अर्जुन देव की, इस पर इन्होंने काम किया। आप देखें 1890 वाले दशक से प्रथम विश्व युद्ध तक की दुनिया, फिर यूरोप में प्रभुत्व, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, एशिया, अफ्रीका, ऐसे करके फिर 2 विश्व युद्धों के बीच की दुनिया। इसके बाद साथियों द्वितीय विश्व युद्ध, फिर 1945 के बाद की दुनिया। फिर आप देखें भाग 2 के अंतर क्या है, कक्षा 11 की विश्व इतिहास के विषय, और कक्षा 10 भारत और समकालीन विश्व, कक्षा 9 और भारत में समकालीन विश्व 1, भारत और समकालीन विश्व 1, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा, पुनर्जागरण, धर्म सुधार, औद्योगिक क्रांति, यूरोप में राष्ट्रवाद, फ्रांसीसी क्रांति। यानी वे सभी चैप्टर जो आपको कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में और स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में उपयोगी है, वे सभी इसके अंदर हैं। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, नाजीवाद और हिटलर, चीनी साम्यवादी क्रांति। इसी के साथ साथियों वन लाइनर जो इन्होंने, ये पुस्तक है विश्व इतिहास की, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, डॉक्टर VS भार्गव की। और फिर विश्व इतिहास सुनील कुमार की जो पुस्तक है उससे लिए हैं, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति, वाणिज्यवाद, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन, इटली जर्मनी का एकीकरण, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, प्रथम विश्व युद्ध, वर्साई संधि, राष्ट्रसंघ, रूस की क्रांति 1917, आर्थिक मंदी, न्यू डील, द्वितीय विश्व युद्ध, चीनी साम्यवादी क्रांति, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद। इसी के साथ साथियों अब हम इसका रिव्यू शुरू करते हैं। आप देखिए साथियों, ये 1890 वाले
वाले दशक में प्रथम विश्व युद्ध तक की दुनिया। फिर ये भाग 1 के अंदर ये पहला प्रश्न इसके अंदर है, इंडोनेशिया पर शासन था डच। इसी के साथ साथियों इन्होंने व्याख्या जो है बहुत अच्छे से करी है और इस पुस्तक में हमने भी साथियों सहयोग किया है, तो उस हिसाब से हमने भी इस पर काम किया है और बहुत अच्छा कार्य हमने इस पर किया है। आप इसमें देखें, चीन का विखंडन रुका, बी बक्सर विद्रोह के कारण। फिर इन्होंने व्याख्या आप देख सकते हैं अच्छी करी है, आपको दूसरी पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चीन पर किसी साम्राज्यवादी देश का प्रत्यक्ष शासन नहीं था, लेकिन उसे भी कई देशों ने आपस में अलग अलग प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया। उसकी स्थिति एक अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेश की सी थी। उसका विखंडन रुका तो 1899 और 1900 के बॉक्सर विद्रोह से आप सभी लोग परिचित हैं, चीन में हुआ था। इस विद्रोह को अंग्रेजों, जर्मनों, फ्रांसीसियों, जापानियों और अमेरिकों की संयुक्त सेनाओं ने दबाया। वे सब बेइजिंग पर काबिज हो गए, लेकिन इस तरह चीन का विखंडन रुक गया। 1907 में ईरान को 3 हिस्सों में बांट लिया गया। एक हिस्सा ब्रिटेन के प्रभाव में था, दूसरा रूसी और तीसरा दोनों पर संयुक्त अधिकार था। ब्रिटेन का थोड़ा बहुत नियंत्रण अफगानिस्तान पर था। मध्य एशिया रूसी साम्राज्यवाद के अधीन चला गया। एशिया का एकमात्र बड़ा देश जो स्वतंत्र था वह जापान था। 1895 में चीन को हराकर फार्मूसा पर कब्जा कर लिया गया। इसी प्रकार साथियों आप देखें, बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने कांगो को किस वर्ष बेल्जियम सरकार को सौंपा? सी 1908। मतलब ये प्रश्न जो उसके साथ साथियों इनकी व्याख्या, फिर जो व्याख्या है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? व्याख्या जो है हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों से ही करी गई है। प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी की पुस्तक, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक, पुराने वाली एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी, उन सबको मिला के बनाए गए हैं। आगे आप देख सकते हैं, ब्रिटेन को मिस्र के मामलों में खुली छूट और मोरक्को में फ्रांस को देने का समझौता कब हुआ? भी 1904। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं, दावों प्रतिदावों के एक ऐसे दौर के बाद जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ाई की नौबत आ गई। 1904 में दोनों देशों के बीच एक गुप्त समझौता हुआ जिसके अनुसार ब्रिटेन को मिस्र के मामले में खुली छूट दे दी गई। बदले में मोरक्को फ्रांस को दे देने का फैसला हुआ। इस बात की भनक जर्मनी को लगी तो उसने फ्रांस को मोरक्को पर से अपना दावा वापस लेने को कहा। इसके पश्चात एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संकट उपस्थित होते गए और यूरोप युद्ध की कगार पर पहुंच गया। ऐसे ही साथियों बहुत सारी इसके अंदर क्वेश्चन हैं। अब आप देखें कि अल्बानिया एक स्वतंत्र राज्य कब बना? ए 1912 और 13। फिर इसकी व्याख्या इसी तरीके से साथियों, किस देश ने 1905 में 5 की क्रांति के बाद ड्यूमा नामक संसद स्थापित हुई? रूस के अंदर। रूस की राजनीतिक व्यवस्था युग जर्जर हो चली थी, उस पर जार कहे जाने वाले रूसी सम्राट का निरंकुश शासन था। 1905 तक वहाँ नाममात्र का कोई संसद नहीं थी। 1905 की क्रांति के बाद ड्यूमा नामक एक संसद स्थापित हो गई, लेकिन उसके साथ ही कोई सत्ता नहीं थी। रूसी साम्राज्यवाद का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के कारण वहाँ की गैर रूसी जातियों में असंतोष की आग भड़क उठी। साथियों प्रश्न बनाने में बहुत ही सावधानी का उपयोग किया गया है। जो सुमित सर हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत इस पुस्तक पर की है। और आप देखें कि भाई भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के पितामह माने जाने वाले दादा भाई नौरोजी किस द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया? स्टुटगार्ट का 1907 के अंदर। फिर आप देख सकते हैं स्टार लगाकर ऐसे जो व्याख्या करी गई है कि भारतीय क्रांतिकारी मैडम भीकाजी कामा ने द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय के ही एक सम्मेलन में भारत की आज़ादी का झंडा फहराया। उसका नमूना उन्होंने खुद तैयार किया। ऐसे आगे देखें साथियों कि समाजवादी नेता किर हार्डी ने युद्ध रोकने के लिए सशस्त्र उद्योग, परिवहन और खनन में हड़ताल का विचार किया। ये किस देश के थे? ब्रिटेन के। ब्रिटिश समाजवादी नेता किर हार्डी ने लड़ाइयों को रोकने के लिए सशस्त्र उद्योग, परिवहन और खनन में हड़ताल के विचार की हिमायत करी। फिर इसी के साथ इन्होंने स्टार लगाकर कहा गया है कि युद्ध में पूंजीवाद की प्रकृति का अंग है। इसमें घोषणा की गई कि सैन्यवाद के खिलाफ संघर्ष समाजवाद के लिए चलने वाले संघर्ष का अभिन्न अंग है। ऐसे ही साथियों बहुत सारे प्रश्न आपको इस पुस्तक में मिलेंगे। और एक चीज़ ये कि जैसे अगर कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती है तो मैप के माध्यम से भी इस पुस्तक में समझाई गई है, जो कि आपको अच्छे से समझ आएगी और क्या कुछ है। और इसकी गहराई जो है साथियों वो बहुत शानदार है। आप इसमें ये देख सकते हैं, ये 33 नंबर प्रश्न को आप देखिए। 1900 सदी की आखिरी सालों में संयुक्त राज्य अमेरिका में जब कोई उल्लेखित भीड़ बिना सुनवाई के, बिना मुकदमे के चलाई गई, किसी को फांसी पर लटकती तो उसे क्या कहते थे? ए लीचिंग। आपने अभी अपने
इंडिया के अंदर भी एक मॉब लिंचिंग जो वो चल रहा है, मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा किसी की हत्या कर दी जाना। अब इधर जो है आप देखें कि 19वीं सदी के आखिरी सालों में संयुक्त राज्य में जब कोई उल्लेखित भीड़ बिना सुनवाई के, बिना मुकदमा चलाए किसी को फांसी पर लटकाती तो उसे क्या कहते थे, यानी सिर्फ फांसी पर लटकाना, उसे क्या कहते थे, लीचिंग। थियोडोर ड्राजर की कहानी, निगर जेफ के अंश। जब कोई उत्तेजित भीड़ बिना सुनवाई, बिना मुकदमा चलाए, बिना किसी कानून को मानते हुए किसी व्यक्ति को अपराधी मान लेती है, उसे फांसी पर लटका देती है, तो उसे लीचिंग कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में किया गया और 19वीं सदी के आखिरी सालों के बाद संयुक्त राज्य के लीचिंग के शिकार अधिकतर अश्वेत लोग हुए, जैसा यहाँ पर भी हो रहा है साथियों। इसी के साथ साथियों आप देखें 1968 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे पले बड़े सभी लोगों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए गए। इन अधिकारों में किसी भी तरह से कोई काट छांट नहीं की जा सकती थी। आगे साथियों आप देखें डॉक्टर सुन भाओ सेन के सिद्धांतों में से निम्न है, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आप देख सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से इस पुस्तक को लिखा गया साथियों। और इसकी एक खास बात ये रही साथियों कि अभी जैसे कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा का पेपर आपने देखा ही होगा, आप इस पुस्तक को ले आइएगा और आप अगर ना भी लाएं, अगर आप वैसे देखना चाहें तो आप हमारे थंबनेल को देखिए, उसमें आप देखें कि 50 में से 31 प्रश्न इस पुस्तक में से आए हैं और हमने पेज संख्या के साथ और प्रश्न संख्या को हमने बताया है और कहां से कौन सा प्रश्न आया है। 31 प्रश्न आना एक पुस्तक से, और अभी हमने संकलन इसका किया है और इसमें से आ गए। क्यों? क्योंकि ये मूल किताबों के ऊपर बेस्ड है, इसलिए ये पुस्तक काम कर गई साथियों। आपको ऐसी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी और उसी के साथ साथियों आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अब आरपीएससी जो है वो अभी उत्कल रंजन साहू सर का एक बयान भी चर्चित हो रहा है साथियों। और सभी कोचिंग सेंटर वाले, सभी जो नए नए जो लोग हैं उठकर आए हैं, वो सभी लोग अब बोल रहे हैं कि मूल किताबें कौन सी हैं, हमें बताओ मूल किताबें क्या होती है। और उन्हें अच्छे से पता है कि मूल किताबें कौन सी हैं, पर यह है कि भाई इनका चयन कैसे किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो बस यही है कि मूल किताब तो सभी को पता है कि कौन सी है। भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी की किताब भी मूल किताब है, एमजीएसयू की किताब भी मूल किताब है, भरतपुर यूनिवर्सिटी की भी किताब मूल किताब ही है, और हिंदी ग्रंथ अकादमी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिल्ली की भी जो किताबें हैं वो मूल किताबें ही हैं। पर समस्या ये है कि भाई इनमें से किसका चयन किया जाए या फिर किन पुस्तकों को पढ़ा जाए जिनसे आपका एग्ज़ाम पास हो जाए। तो ये तो वो लोग बता नहीं रहे, बस वो आके बहुत सारा एक बंडल सा लेके आ रहे हैं, फिर दिखा रहे हैं कि इतनी सारी पुस्तकें हैं। हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा साथियों, बस वो ऐसे बवंडर मचाने में लगे हुए हैं कि भाई आरपीएससी को टारगेट। आरपीएससी को आप टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि आरपीएससी एक संस्था है, उन्होंने जो कह दिया वो करेंगे। अब आपके अंदर क्या है क्या नहीं, आप उनको जवाब दे सकते हैं, वो जवाब आप पुस्तकें पढ़ के ही दीजिए साथियों। तो आप किसी के बहकावे में नहीं आए, आप जो मैटर पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है। उसके साथ साथियों मैं आपको यही राय देता हूँ कि भी कोई अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़ते रहिए। और जब से हमने ये चैनल शुरू किया है तब से हम आपको राय देते आए थे कि अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़ते रहिए, जिससे आपकी समझ विकसित होती है साथियों। अब आप साथियों इसमें देखें कि इसमें आप देखिए ये पहला ही चैप्टर चल रहा है, इसमें अभी तक प्रश्न जो है 77 प्रश्न हैं। आप ये लास्ट में देख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में किस राजवंश का पतन होना सबसे पहले हुआ? सीजार का। ठीक है, जारशाही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उखड़ने वाला पहला राजवंश था। ऐसे ही साथियों अब जैसे ये 2 विश्व युद्धों के बीच की दुनिया, फिर शांति संधियाँ, 1929 का घोर संकट, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप प्रदर्शन 1924 से 36 तक, यूरोप राष्ट्र संघ। फिर ऐसे ही प्रश्न, पहले तो इन्होंने इसकी व्याख्या करी अच्छे से, फिर इसमें प्रश्न शुरू हुए कि भी 18 जनवरी 1919 को पेरिस शांति शक्ति सम्मेलन में निम्न में से सदस्य थे। सी इसका उत्तर है। असंगत इसमें छांटना है। संयुक्त राज्य अमेरिका का विल्सन था, ब्रिटेन का जॉर्ज लायड था, और फिर फ्रांस का ऑरलैंडो क्लीमेंजी था, नहीं था, और ये जो इटली का क्लीमेंजो था, ये फ्रांस का ऑरलैंडो नहीं था। फिर इसकी व्याख्या आप देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांसीस प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसो थे, न कि ऑरलैंडो थे, इस सम्मेलन पर छाए रहे। ऐसे ही साथियों बहुत सारे प्रश्न आप देखें, व्याख्या बहुत शानदार करी है सर ने, बहुत कार्य किया है पुस्तक पर। और अभी इनकी और भी पुस्तकें जैसे मध्यकाल की निकलेगी, प्राचीन की इन्होंने अभी निकाल दी है, और हो सकता है उसका नया संस्करण निकाल दे। इसी के साथ हम लोग राजस्थान की पुस्तक पर भी कार्य कर रहे हैं, और राजस्थान के इतिहास की पुस्तक भी हम जल्द ही ऐसी लेकर आने वाले हैं साथियों, जिससे आपको सहयोग होगा।
अब साथियों मैं इसके आपको एक जो चैप्टर और दिखाता हूँ जिससे आप थोड़ा बहुत इसमें अंदाज़ा लगाएं कि आपको ये पुस्तक कहाँ तक साथ देगी। इसमें आप देखें 59 नंबर प्रश्न, इनमें से प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ। अब ऐसे प्रश्न साथियों आने लगे हैं, होने वाले तो वो पूछने लगे, हुआ था वो तो सभी को अब याद है। अब वो जो है तथ्यात्मक प्रश्न को छोड़ करके बौद्धिक प्रश्न आरपीएससी पूछने लगी। आप इसमें देखें कि इसमें जो सी उत्तर है पनामा, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और फिनलैंड तो पहले से ही जो मतलब थे, और फिर उसमें नहीं हुआ तो पनामा का है। फिर इसमें आप देखें व्याख्या, यूरोपीय प्रदेश 1919 और 1923 के बीच यूरोप में नए राज्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कई यूरोपीय राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में उदित हुए, जिसमें एस्टोनिया, लेत्विया, लिथुआनिया, फिनलैंड, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया थे। तो इसमें आप देख सकते हैं पनामा जो है वो इसके अंदर नहीं होगा। फिर हंगरी और ऑस्ट्रिया को दो अलग राज्य बनाए गए। ऐसे प्रश्न साथियों आजकल आने लगे हैं, आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। हाँ, मूल किताब जैसे हैं, फिर उसकी जो व्याख्या इसमें करी गई है, इसका एक बेनिफिट ये है साथियों कि एक तो आप मूल किताब को पढ़ेंगे, फिर उसकी व्याख्या जो यहाँ कर दी है उससे आपकी समझ इसमें जल्दी विकसित होगी। मूल किताब को पढ़ना थोड़ा मुश्किल आपके साथ रह सकता है, क्योंकि उनकी जो लेंथी लैंग्वेज है। तो आप हरिश्चंद्र वर्मा जैसे मध्यकाल का देख सकते हैं, 2 पार्ट में आती है। आप उसे पढ़ेंगे तो कम से कम वो 2 पार्ट पढ़ने में आपको मेरे हिसाब से अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो 1 साल लग जाएगा, अगर ढंग से आप पढ़े तो। और मतलब आपको याद भी हो जाए, सारी चीज़ें रह जाए, तो 1 साल तक आप उसे कंप्लीट करेंगे। इसीलिए ऐसी छोटी किताबें जो कम समय में आप पूरी कर सकते हैं, उन पुस्तकों का आप सहारा लीजिए और आप इन्हें पढ़िए और कार्य कर लीजिए। इसी के साथ साथियों आप इसे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध, ये चौथा चैप्टर है। 23 अगस्त 1939 को जर्मन सोवियत आक्रमण संधि के बाद जर्मन आक्रमण किस देश पर हुआ? पोलैंड पर। आपको ही पता है विल्सक्रिज, बिजली की गति के साथ ही विल्सक्रिज के साथ पोलैंड पर आक्रमण हुआ। अगस्त 1939 को 23 तारीख को सोवियत जर्मन अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर हुए। अब पोलैंड पर आक्रमण का रास्ता साफ हो चुका था। हिटलर को विश्वास था कि पहले की तरह पश्चिमी शक्तियां आक्रमण की ओर आंखें बंद कर लेगी। उसने अपने कमांडरों से कहा, हमारे शत्रु भूनेंगे, मैं उन्हें म्यूनिख में देख चुका हूं। अब साथियों ऐसी कोटेस ने आने लगेगी पेपरों में, आप देखो, और फिर आप बगले झांकोगे। तो उससे बढ़िया है कि आप अच्छी अच्छी मूल किताबें पढ़ें। अब इसमें आप देखें कि हिटलर बोल रहा है कि हमारे शत्रु भूनेंगे, मैं उन्हें म्यूनिख में देख चुका हूँ। 1 सितंबर 1939 में हिटलर की सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस के जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी गई, लेकिन युद्ध में घोषणा के बावजूद ब्रिटेन और फ्रांस से कोई भी पोलैंड की मदद के लिए नहीं पहुंचा। 3 हफ्ते में पोलैंड परास्त हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने पश्चिमी की ओर कोई सैनिक कार्रवाई आरंभ नहीं करी। वाक युद्ध, फोनी वार क्या था? सी, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मन के मध्य युद्ध न होना ही फोनी वार था। ऐसे ही साथियों बहुत सारे प्रश्न इस पुस्तक के अंदर है। इसमें जो लास्ट में मैं आपको वो जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है उसका जो इन्होंने संकलन किया है वो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, उसे भी आप देख लीजिए। बहुत ही अच्छा इन्होंने कार्य इस पुस्तक पर किया है, और मेरे हिसाब से अब जो स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा का पेपर होगा उसमें इस पुस्तक में काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे। अब साथियों आप देख सकते हैं ये जो स्टार लगे हुए हैं, ये वाले प्रश्न ये एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं जो अभी हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों से पेपर बने होंगे, और आप देख सकते हैं कि ये स्टार लगे हुए हैं और ये इस पुस्तक से आए हैं। अभी जो एपी का पेपर हुआ है उसमें, इसमें आप देखें साथियों, अब ग्लासनोस्ट जिसका अर्थ खुलापन और दूसरा है पेरोक्साइका जिसका मतलब है पुनर्निर्माण, इसे नीति की घोषणा किसने की? सी, मिखाइल गोर्बाचोव। अब मिखाइल गोर्बाचोव का भी आपको याद होगा, एक प्रश्न पेपर में आया था। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें साथियों इस पुस्तक में हैं। ये वाली पुस्तक साथियों आपको जैसे भाई यूजीसी नेट के अंदर तो हिस्ट्री के अंदर विश्व इतिहास है नहीं। अब रही बात जैसे अन्य भर्ती परीक्षाओं जैसे यूपी की, एमपी की और उत्तराखंड का अभी जैसे चल रहा है, हरियाणा का भी जैसे पीजीटी का है, जहाँ जहाँ इतिहास है, वर्ल्ड इतिहास का काम है, वहाँ इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं साथियों। इसी के साथ साथियों आप स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा राजस्थान के जो और कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा राजस्थान की है, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं और ये पुस्तक आपको काम दे देगी। ये पुस्तक आपको साथियों ऑनलाइन उपलब्ध है, आप गूगल पर जाकर सीधा इसे सर्च कर मंगवा सकते हैं। इसी के साथ ये फ्लिपकार्ट और अमेजन पर भी उपलब्ध है। और साथियों
अगर आप अपने बुक सेलर से बोलें तो वो भी आपको ये पुस्तक अवेलेबल करा देंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।